बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो बेटे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप डेली का काम डेली कीजिए, इजी नहीं लीजिएगा कि फ़ीडबैक किसी ने नहीं लेनी, तो हम इजी हो जाएं। आपके टेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह, हम डेट्स सेट कर रहे हैं टेस्ट के लिए भी। और दूसरे नंबर पे बेटा जो मैं काम बोर्ड पे मैं जो लिखूँगा आप उसे साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर से आज के लेक्चर को कनेक्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ जो बच्चे जिन्होंने लेक्चर प्रिपेयर किया उनके माइंड में आंसर आ चुका होगा। 4 आपके पास स्टेप्स हैं, आंसर मैं नहीं देने वाला आज। दूसरे नंबर पे प्योरीफिकेशन टेक्निक्स कितनी आपको इस चैप्टर में सिखाई जा रही हैं आपको पता होना चाहिए। फिल्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिल्ट्रेशन जनरली पहले हमने डिस्कस किया। फिल्ट्रेशन क्या है, अनडिजॉल्व पार्टिकल को आपने किसी सॉल्वेंट में से सेपरेट करना है। आपने पढ़ा कि डिफरेंट फिल्टर मीडिया इसके लिए यूज़ होते हैं। टाइप्स हमने पढ़ा, फिल्टर पेपर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, फिल्टर क्रूसिबल के थ्रू भी। हम अब फिल्टर पेपर डिस्कस कर रहे थे। फिल्टर पेपर किस तरह आपको रिक्वायर्ड क्या क्या था, एडजस्टमेंट कैसे आप फिल्टर पेपर की करेंगे फनल में, और उसके बाद हमने सीखा कि फिल्टर पेपर की फोल्डिंग कैसे होगी। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, हमने अपने फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक को इनकम्प्लीट छोड़ा था, तो मैं वहाँ से नेक्स्ट हेडिंग आज शुरू कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग है फ्लूटिड फिल्टर पेपर। फ्लूटिड फिल्टर पेपर क्या है, देखिए बेटे कल वाली बात कि लेट्स सपोज आपके पास ये फिल्टर पेपर है। अगर आप इसको बिल्कुल एडजस्ट करते हैं और आप इसे 3 फोल्ड एक तरफ करके और 1 फोल्ड एक तरफ करके अगर आप फिल्टर पेपर एडजस्ट कर लेते हैं तो इससे भी फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। कंपैरेटिवली स्लो फिल्ट्रेशन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़रा ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो इस पर्पस के लिए हम करते क्या है, हम फ्लूटिड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। फ्लूटिड फिल्टर पेपर होता क्या है, हम फिल्टर पेपर की फैन लाइक शेप कर देते हैं। फैन लाइक शेप करने से क्या होता है कि इस फिल्टर पेपर में एलिवेशन और डिप्रेशन आ जाते हैं जो कि सक्शंस बढ़ा देते हैं और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। फैन लाइक शेप आप करेंगे कैसे, आप फिल्टर पेपर का फर्स्ट फोल्ड लगाएं अलोंग डायामीटर, उसके बाद आप छोटे छोटे फोल्ड लगाने शुरू कर दें। मैंने छोटा सा एक फोल्ड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक बार और फोल्ड कर दें। आपको शायद समझ आ रही हो, आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसकी। इसी तरह एक बार और फोल्ड कर दें, आप एक बार और फोल्ड कर दें। आप इसके फोल्ड्स बनाते जाएं। नहीं जी, मैं इसके फोल्ड बनाता जा रहा हूँ, आप भी इसके फोल्ड बनाते जाएं। जब आप इसके काफ़ी ज़्यादा फोल्ड बना लेंगे तो उसके बाद आप इस फिल्टर पेपर को ओपन करें, ठीक है। फिल्टर पेपर को ओपन करने के बाद आप इस फिल्टर पेपर को जब आप 3 फोल्ड वन साइड कर देंगे, 1 फोल्ड एक तरफ रखेंगे, तो आपको अगर आप खुद से करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस फिल्टर पेपर की एक फ़ैन लाइक शेप बन गई है। मुझे नज़र आ रहा है जी इसके फ़ैन लाइक शेप बन गया। अब जब आप इसे यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लूटिड फिल्टर पेपर के बारे में लिख देते हैं कि फ्लूटिड फिल्टर पेपर क्या है। ये फैन लाइक शेप एक फिल्टर पेपर है, फैन लाइक शेप आ गई इसमें। दूसरे नंबर पे आपने क्या बताना है कि इसमें जो एलिवेशन और डिप्रेशंस हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस ये क्या करेंगे, विल इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो बेटा आप ये बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था कि हाउ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेज थ्रू फ्लूटिड फिल्टर पेपर। तो इस क्वेश्चन का जो की वर्ड है दैट इज एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हाउ rate of filtration
इंक्रीजेज यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो ये बेटे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर का जो कीवर्ड है दैट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रेड मार्कर से कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में एक बार आया भी हुआ है, ठीक है, कि किस तरह फ्लूटेड फिल्टर पेपर की मदद से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होता है। आप बताएंगे कि इन फ्लूटेड फिल्टर पेपर एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। बाकी आप इसको की बुक से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमने फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। कल हमने फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया था, जो कि लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसकी सिर्फ लास्ट हेडिंग रह गई थी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर की, कि दैट इज़ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिल्ट्रेशन से ही, दैट इज़ फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बल्कि रेड हेडिंग से लिख देता हूँ, रेड मार्कर से, कि फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। कि अब आपने फिल्ट्रेशन सीखनी है किस तरह, क्रूसिबल्स की मदद से। अब दो तरह की क्रूसिबल्स हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम दो तरह की क्रूसिबल्स अपने इस सिलेबस में सीखेंगे। एक आपके पास होगी गूश क्रूसिबल और दूसरी जो है दैट इज़ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो उन दोनों को अलग-अलग पढ़ने की बजाय मैंने दोनों के दरमियान में हम एक कंपैरिजन बना देते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम डिस्कस करेंगे गूश क्रूसिबल को और दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे गूश क्रूसिबल है और दूसरी तरफ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ले जी, इसको स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन इनके पॉइंट्स आमने सामने डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी कि ये किस मटेरियल से बनी है, मेड ऑफ पोर्सलेन ग्लास। जो गूश क्रूसिबल है इट इज मेड ऑफ पोर्सलेन ग्लास। अगर मैं इसके फिल्टर मीडिया की बात करूं तो एक्चुअली इसका फिल्टर मीडिया सिंटेड ग्लास से बना हुआ है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा मेड ऑफ सिंटेड ग्लास। ठीक है। इसकी जो बॉटम है पोरस है, इसकी बॉटम भी क्या होगी, पोरस है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इट्स बॉटम इज पोरस। इसकी बॉटम क्या है, पोरस है। इसकी बॉटम बी पोरस सिंटेड ग्लास डिस्क है। मैं यहां पे लिख देता हूं बॉटम इज पोरस सिंटेड ग्लास डिस्क। इसकी बॉटम को आप फिल्ट्रेशन से पहले फिल्टर पेपर से या पेपर पल्प से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बॉटम इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर या पेपर पल्प। जब आप गूश क्रूसिबल से फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो इसकी बॉटम को आप फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे। बॉटम क्या है, पोरस जो इसका पार्ट है, आप उस पोरस पार्ट के ऊपर भी एक फिल्टर पेपर रख देते हैं। इसके केस में आप बॉटम को कवर नहीं करते, ठीक है। तो बॉटम कवर करना बेसिकली गूश क्रूसिबल की प्रिपरेशन थी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर फिल्ट्रेशन। जब आप फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके लिए किसी तरह की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ना आपको बॉटम कवर करनी है ना कुछ और। इसमें आपने बताना है कि अगर आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन
उसकी फिल्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं जो कि फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में फिर हम फ़िल्टर पेपर यूज़ नहीं करते बल्कि हम एस्बेस्टॉस मैट यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ सॉल्यूशन में रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, तो हम क्या करते हैं जी, एस्बेस्टॉस मैट यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लें। वो कहता है जी कि HCl एंड KMnO4, अगर आप ये सॉल्यूशन यूज करते हैं इन दोनों का, तो अगर आपने बॉटम को फिल्टर पेपर से कवर किया तो फिल्टर पेपर के साथ ये सॉल्यूशन रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करते बल्कि एस्बेस्टॉस मैट से बॉटम को कवर कर देते हैं। लेकिन जब आप सिंटेड ग्लास क्रूसिबल यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में हर तरह का सॉल्यूशन जो है वो आप फिल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फिल्टर, यानी कि इसमें नहीं हमने देखना कि कोई सॉल्यूशन कहीं रिएक्ट करेगा या नहीं, हर तरह का सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर कर सकते हैं आप। आखिर में आप बता दें कि अगर आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वैक्यूम पंप इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर आपने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ाना है तो वैक्यूम पंप आप यूज़ करेंगे। आप वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे। तो ये बेटे आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के लिए है। अगर आप गूज क्रूसिबल इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आप सिंटेड ग्लास क्रूसिबल, इस दोनों में से कोई भी क्रूसिबल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करना है तो आप वैक्यूम पंप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक बेटे आपके पास फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक था। हमने सीखा फिल्ट्रेशन क्या है, फिर हमने कहा कि दो तरह की फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर और फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। सबसे पहले हमने फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर सीखा, उसमें एडजस्टमेंट को भी सीखा, हमने फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर सीखा, हमने फ्लूटेड फिल्टर पेपर सीखा। जो आज हमने पढ़ा था फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन यहाँ ख़त्म हो गई। अब दूसरी टाइप हमने शुरू की थी फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। मैंने कहा जी दो तरह के क्रूसिबल है, गूज क्रूसिबल है, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल है। कौन सी क्रूसिबल किससे बनी है, कब कब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो बड़े साथ साथ रहिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इजी भी है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आप इंटरेस्ट लेंगे इसमें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हमने एक प्योरिफिकेशन टेक्निक कंप्लीट कर ली है फिल्ट्रेशन वाली। अब हम अपनी दूसरी प्योरिफिकेशन टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। और इजी है, साथ रहिएगा, आपको इंटरेस्ट भी प्रोड्यूस होगा इसमें। क्रिस्टलाइजेशन है क्या? कहते हैं जी कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं लेकिन वो इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, अगर तो अनडिज़ोल्व होती तो आप फिल्ट्रेशन से अलहदा कर लेते, हमें तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, तो अब आपने करना क्या है, उन डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ को सॉल्यूशन में से सेपरेट करना है। तो उस पर्पस के लिए जो प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे वो क्रिस्टलाइजेशन है। हम करेंगे क्या कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें सेपरेट करेंगे और जो इम्प्योरिटीज़ सेपरेट होंगी वो हमें इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये भी प्योरिफिकेशन टेक्निक है, टू प्योरीफाई a substance
आपने किसी सब्सटेंस को प्योरीफाई करना है, किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। आपने किसी सॉल्यूशन में से किसी सब्सटेंस को सेपरेट कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये जो प्रोसेस आपके पास कहलाएगा, ये आपके पास क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, हम क्रिस्टलाइजेशन करते क्यों हैं? ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है ये। वाई डू वी नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड प्रोडक्ट? देखिए बेटे, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो वो अपनी प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इम्प्योर फॉर्म में होता है, क्रूडिड फॉर्म में होता है। उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। हमें क्या करना है? हमें उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट प्योरीफिकेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन भी उन्हीं प्योरीफिकेशन टेक्निक्स में से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि प्योरीफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ जी, प्रिंसिपल क्या है इसका? जी, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल भी इसका डिस्कस कर देता हूँ। कहते हैं जी कि देखिए, आपने क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं, आप क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं तो क्रिस्टल्स तो किसी सॉल्यूशन में से ही बनेगी। और जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन दो जो है वो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो वो कहते हैं जी कि जो सोल्यूट है वो हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल है, दो उसके पॉइंट्स हैं। मैं प्रिंसिपल को हेडिंग फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं पॉइंट्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप भी पॉइंट्स में याद रखिएगा, बाद में उसको एक पैराग्राफ बना लें। सबसे पहले तो वो कहता है जी कि सोल्यूट शुड डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व होना चाहिए। इसका जो दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल का, वो ये है कि सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर दिया, सोल्यूशन बना लिया। अब इस सोल्यूशन को जब आप कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उस सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेल फॉर्म्ड crystals थ्रोन आउट, यानी कि सॉल्यूशन अच्छी बनी हुई क्रिस्टल्स को दे। कब? व्हेन सॉल्यूशन इज कूल्ड, जब आप सॉल्यूशन को ठंडा करें तो सॉल्यूशन अच्छी बनी हुई क्रिस्टल्स भी आपको रिटर्न करें। दो बातें, एक तो सोल्यूट हाई टेम्परेचर पे भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, दूसरे नंबर पे जब आप सॉल्यूशन बनाने के बाद उसे ठंडा करें तो आपको क्रिस्टल्स मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, उन स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उन स्टेप्स को लिख देता हूँ बारी बारी। तो लें जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि जो सॉल्वेंट आप यूज़ करने जा रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप इज आपने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन कर देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फिल्ट्रेशन, कि आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब आपने उसकी फिल्ट्रेशन कर दी। फिल्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है? कूल करना है सॉल्यूशन को।
कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगी। उसके बाद आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। उसके बाद आपने इन क्रिस्टल्स को ड्राई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। और फाइनली आपने अगर क्रिस्टल्स कलर्ड है तो डीकलराइजेशन कर देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डीकलराइजेशन। ले जी, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। देखने में तो ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 2-2, 3-3 लाइंस का इनका कॉन्सेप्ट है, वो जैसे हम पढ़ने जाएंगे तो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बेटे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये साइड में रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि क्रूसिबल्स के थ्रू फिल्ट्रेशन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम इस बोर्ड पे लिखेंगे जी। अभी तक हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, हमने कहा जी कि टोटल 5 टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे। उन 5 टेक्निक्स में से हमने तकरीबन जो है वो सेकंड टेक्निक हमारी स्टार्ट हुई है, और उस सेकंड टेक्निक को हमने डेफिनेशन सीखी। हमने सीखा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है क्रिस्टलाइजेशन की, और उसके बाद हमने सीखा कि जनाब आपको जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल इसका क्या है और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी बेटे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट था। सेकंड स्टेप इसका प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये थर्ड स्टेप था। ये इसका फोर्थ स्टेप था, कूलिंग करनी है आपने। ये इसका फिफ्थ स्टेप था, ये सिक्स्थ स्टेप था, और ये सेवंथ स्टेप था। तो हम बारी बारी सब स्टेप्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि जब आप सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो आपने ये भी तो देखना है कि हमारे पास सॉल्वेंट होना कौन सा चाहिए। देखिए, आपके पास डिफरेंट सोल्यूट्स हैं। अगर पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब सोल्यूट को देखते हुए हमें सॉल्वेंट भी डिसाइड करना है। ये तो बड़ी मेजर प्रॉपर्टीज़ थी। इससे हट के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं मैं बुक पे नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा। अपनी बुक्स अपने सामने रखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी कि फर्स्ट पॉइंट देखें, इट शुड डिजोल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर। अगर आप सॉल्वेंट में सोल्यूट डिजोल्व करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे बड़ा कम सोल्यूट डिजोल्व होगा सॉल्वेंट में, और अगर आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाते हैं, तो सॉल्वेंट बॉयल हो रहा होगा और तब आप सोल्यूट डिजोल्व करवाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होगी। तो ऐसा सॉल्वेंट बेहतर है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिएगा, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोल्यूट, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करे। बट केमिकली रिएक्ट करना कुछ और है और सोल्यूशन बने रहना कुछ और है। देखिए, अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट बनेगी, आप उसे सेपरेट करना ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो वो केमिकली नहीं मिले, फिजिकली एक दूसरे के साथ ज़रूर हों, लेकिन केमिकल रिएक्शन करके कोई नई चीज़ ना बने। फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं, जब आप वापस इसमें से क्रिस्टल्स निकालना चाहें तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में सोल्यूट अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अगर केमिकली रिएक्ट करते हैं तो कोई नई चीज़ बन गई, अब उसमें से सोल्यूट को निकालना मुश्किल है, फिर आपको केमिकल रिएक्शन फर्दर करने पड़ते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट केमिकली रिएक्ट नहीं करें। तीसरे नंबर पे, इट शुड ईदर नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलोंग विद द सोल्यूट। जो सॉल्वेंट है आपने सोल्यूट लिया, सोल्यूट में शायद इम्प्योरिटीज़ मौजूद हों। जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर हल ही ना करे। पहली बात तो ये कि इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करे। दूसरे नंबर पे,
अगर सोल्यूट इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है तो वो इम्प्योरिटीज़ को वापस ना करे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। या तो इम्प्योरिटीज़ सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही ना हो, अगर डिसॉल्व हो जाएं तो इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल्स की फॉर्म में वापस ना आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर कंपाउंड। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि सोल्यूशन बनाने के बाद आप जब सॉल्वेंट को कूल करें तो आपने ज़बरदस्ती जो आपने सोल्यूट डिसॉल्व करवाया था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में वापस आ जाए, यानी कि सॉल्वेंट अच्छी क्रिस्टल्स बनाएं। उसके बाद नंबर 5 देखेंगे, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी सेफ टू यूज़ एंड शुड बी ईजिली रिमूवेबल। ये ऐसा होना चाहिए सॉल्वेंट कि इस्तेमाल के लिए भी सेफ़ हो, और जब आप इस्तेमाल करने के बाद बर्तन को धोएं तो उस बर्तन से, उस ग्लास से, उस टेस्ट ट्यूब से, या जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उससे आसानी से रिमूव भी हो जाए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने बताई कि जब आप सॉल्वेंट यूज़ करने जा रहे हैं तो ये वाला आपके पास सॉल्वेंट होने चाहिए। अब मैंने पॉइंट सारे नहीं लिखे, ऑब्वियसली मुझे टाइम भी सेव करना है, अगर मैं सारा कुछ बोर्ड पे लिखता जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वो कहता है जी कि सॉल्वेंट की एग्जांपल्स आप पहले बताएं हमें कि कौन कौन सा सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी एग्जांपल्स, सॉल्वेंट की एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सॉल्वेंट है दैट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसे आप वाटर कहते हैं। मुझे एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि विच वन इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपके पास ईथर है, आपके पास बेंजीन है, ठीक है, आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसे आप 95% अल्कोहल भी कहते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्वेंट्स की। अब अगर ऐसा होता है कि कोई भी सॉल्वेंट आपके इस्तेमाल के लिए आप नहीं चूज़ कर पा रहे कि यार जो मेरे पास सॉल्यूट है उसके लिहाज से इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो बेहतर नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप दो सॉल्वेंट्स का कम्बिनेशन बनाते हैं जो कि इस आपके पास जो सॉल्यूट है उसके लिए बेहतर हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाउ वी यूज़ कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स टू फॉर्म क्रिस्टल्स, ठीक है, फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर कोई भी सोल्यूट जो है वो बेहतर नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी इफ़ नो सॉल्वेंट इज़ गुड फॉर, तो फिर आप क्या करते हैं, वी यूज़ कम्बिनेशन of 2 or more solvents, 2 या उससे ज़्यादा सॉल्वेंट्स का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अलावा अगर वो कहता है जी कि सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है, अगर सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल है तो फिर आपने क्या ख्याल रखना है, आपने ख्याल रखना है कि सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हुए कहीं अगर इनफ्लेमेबल है मतलब फायर कैच कर सकता है, तो आप उस सॉल्वेंट को डायरेक्ट हीट नहीं करें, आप ऐसे सॉल्वेंट को हीट करने के लिए वाटर बाथ का यूज़ करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेवर हीट डायरेक्टली, आप ऐसे सॉल्वेंट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप वाटर बाथ यूज़ करेंगे। ऐसे सॉल्वेंट को हीट करने के लिए आप वाटर बाथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो थी बेटे बात इसके क्रिस्टलाइजेशन की। इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट तक हमने कंप्लीट किया। अब टाइम कम था, मैं तो चाह रहा था कि हम इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करें, लेकिन चूँकि 5-7 मिनट हैं अभी हमारे पास, तो हम प्रोसीड करते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसे भी देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे, ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा। क्रिस्टलाइजेशन मैं ऊपर लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। इसकी जो स्टेप्स थे इसके स्टेप्स में से चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जी, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी। ये हेडिंग नंबर 1 थी, मैं अब सेकंड हेडिंग की तरफ आ रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ले जी, ये मैंने सोल्यूशन की एब्रीवेशन लिख दी है टू सेव द टाइम। अब बेटा इस तरह है कि आपने किस तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आप करेंगे क्या, आपने थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्वेंट, आपने सबसे पहले सोल्यूट यहाँ पे रख दिया काफ़ी ज़्यादा, लेट्स से इट इज़ सोल्यूट, और आपने इस सोल्यूट को थोड़ी सी अमाउंट में आपने सॉल्वेंट लिया और इस सोल्यूट को, ये ब्लू कलर में सॉल्वेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ब्लू कलर में यहाँ पे सॉल्वेंट है, और जो ब्लैक कलर है ये आपके पास क्या है, सोल्यूट है। आपने थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्वेंट लिया, ज़्यादा सोल्यूट लिया और इसे आपने डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया। आप इसे क्या करेंगे, आप इसे हीट करेंगे और सॉल्वेंट को डिज़ोल्व, सोल्यूट को डिज़ोल्व करते जाएंगे। कैसे, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग मोर सॉल्वेंट। आप मज़ीद सोल्यूट भी ऐड करें, सॉल्वेंट, और मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करके आप इस सोल्यूट को डिज़ोल्व करें। आप तब तक मज़ीद इसमें सॉल्वेंट ऐड करते जाएं जब तक के सारे का सारा जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व ना हो जाए, और साथ में हीट करते जाएं। तो अब जब सारा सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये आपके पास एक हॉट सा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हम कर ही ये रहे थे कि हमने एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना था। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इसको बाय वर्ड्स लिख देता हूँ जो आपकी बुक कहती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि टेक solute in large amount and solvent in small amount। आपने लार्ज अमाउंट में सोल्यूट लिया और स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट लिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे, बाय हीटिंग एंड एडिंग मोर सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट ऐड करते जाएं और हीट करें। आप इस प्रोसेस को रिपीट करें, कब तक, अनटिल ऑल सोल्यूट डिज़ोल्व, जब तक के सारे का सारा सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो जाए, एंड आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सारा सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए और आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। आप तब तक ये काम जो है वो रिपीट करते रहेंगे। टाइम आएगा कि आपके पास एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब ये काम आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद थर्ड हेडिंग आपकी आ जाएगी, दैट इज़ कूलिंग। तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूँ जी, कूलिंग क्या है। आपने
ये जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब आपने इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होगी जी फिल्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, थर्ड हेडिंग आपके पास आ गई, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? आपने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि फिल्टर हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर लें। अब कर क्यों रहे हैं हम फिल्टर? ज़रूरत क्यों है हमें फिल्टर करने की? वो इसलिए कि जब आपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो इस सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी, वो भी सेपरेट हो जाएं, और इसके अलावा अगर सॉल्यूशन में कुछ प्री मैच्योर क्रिस्टल्स बनती हैं तो वो भी जो है वो रिमूव हो जाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू अवॉइड, कि हम किस लिए कर रहे हैं, अवॉइड करने के लिए किस चीज़ से? फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, कि अगर सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ से अवॉइड करने के लिए, एंड प्री मैच्योर क्रिस्टल्स। प्री मैच्योर क्रिस्टल्स, प्री मैच्योर क्रिस्टल्स क्या है? देखिए, आपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब ये आपके पास सॉल्यूशन ही होना चाहिए, लेकिन अगर विद इन सॉल्यूशन कहीं कोई क्रिस्टल्स मौजूद हैं तो वो प्री मैच्योर क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि अभी तो हम क्रिस्टल्स बनाई ही नहीं, अभी तो हमने सॉल्यूशन बनाया है, क्रिस्टल्स तो भी हमने बनाई ही नहीं। अगर पहले ही क्रिस्टल्स मौजूद हैं सॉल्यूशन में तो दीज क्रिस्टल्स विल कॉल्ड प्री मैच्योर क्रिस्टल्स। तो आपने उन प्री मैच्योर क्रिस्टल्स को भी रिमूव कर देना है। अब इन प्री मैच्योर क्रिस्टल्स को रिमूव करने के लिए अगर आपको जो है वो जो फनल है उसे आपने हॉट वाटर से अगर एक बार वॉश करना है तो वो भी वॉश कर सकते हैं, ताकि जो प्री मैच्योर क्रिस्टल्स हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आज का अपना काम रखें और इंशाल्लाह बाकी हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।